नमस्ते। आज हम यूनिट 1 अ लेटर टू गॉड के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन 3 रिलेटिव क्लॉज देखेंगे। लुक एट दिस सेंटेंसेस। इन वाक्यों को देखें। ए ऑल मॉर्निंग लैंड टू द स्काई हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली लुक्ड एट। पूरी सुबह लैंचो आसमान को जो अपने खेतों को करीब से जानता था उसने देखा। बी द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। रात का खाना तैयार कर रही औरत ने जवाब दिया, हाँ भगवान ने चाहा तो। द इटैलिश्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिव us more information about Lancho and the woman. We call them relative clause. Notice that they begin with a relative pronoun who. Other common relative pronouns are whom, whose and which. वाक्यों के इटैलिक वाले हिस्से हमें लैंचो और औरत के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं और हमें इन्हें रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। ध्यान दें कि वे रिलेटिव प्रोनाउन हु से शुरू होते हैं। दूसरे आम रिलेटिव प्रोनाउन है whom, whose और which। रिलेटिव प्रोनाउन किससे शुरू होते हैं? who से। और दूसरे आम रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं? whom, whose और which। ओके। The relative clauses in A and B above are called non-defining because we already know the identity of the person they describe. Lancho is a particular person and there is a particular woman he speaks to. We don't need the information in the relative clause to pick these people out from a larger set. ऊपर ए और बी में दिए गए रिलेटिव क्लॉज को नॉन डिफाइनिंग कहा जाता है क्योंकि हम पहले से ही उस व्यक्ति की पहचान जानते हैं जिसके बारे में वे बताते हैं। लैंचो एक खास व्यक्ति है और एक खास महिला है जिससे वह बात करता है। इन लोगों को बड़े सेट में से चुनने के लिए हमें रिलेटिव क्लॉज में दी गई जानकारी की ज़रूरत नहीं है। A non-defining relative clause usually has a comma in front of it and a comma after it. Some writers use a dash instead, as in the story. If the relative clause comes at the end, we just put a full stop. एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में आमतौर पर उसके पहले और बाद में एक कॉमा होता है। कुछ लेखक इसके बजाय डैश का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि कहानी में है। अगर रिलेटिव क्लॉज आखिर में आता है तो हम बस फुल स्टॉप लगा देते हैं। Join the sentences given below using who, whom, whose, which as suggested. नीचे दिए गए वाक्यों को who, whom, whose, which का इस्तेमाल करके जोड़ें जैसा बताया गया है। अब इसे देख लीजिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ये आपकी बुक में नहीं है। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? ऐसा पार्ट जो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। हु कब यूज होगा? अगर वो पर्सन होगा यानी कि सब्जेक्ट। हुम कब यूज होगा? पर्सन बट एज अ ऑब्जेक्ट। हुज पोजीशन यानी कि किसका। और विच थिंग या फिर प्लेस में। ओके, चीज या फिर जगह। तो टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट नॉन डिफाइनिंग यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नॉन डिफाइनिंग क्या होता है? बस एक्स्ट्रा जानकारी देता है और कॉमा यूज होता है। नॉन डिफाइनिंग में क्या होता है? एक्स्ट्रा जानकारी देता है और कॉमा यूज होता है। एग्जाम्पल, मुंबई विच इज अ बिग सिटी इज क्राउडेड। देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है और आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि मुंबई जो एक बड़ा शहर है और भीड़ भाड़ वाला भी है। ओके, एक्स्ट्रा जानकारी भी दिया आपको और कॉमा भी लगा है। तो ये कैसा है आपका? नॉन डिफाइनिंग। ओके। सेकेंड है डिफाइनिंग यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जरूरी जानकारी देता है। नॉन डिफाइनिंग एक्स्ट्रा जानकारी देता है और डिफाइनिंग जरूरी जानकारी देता है प्लस कॉमा नहीं आता। डिफाइनिंग में कॉमा नहीं आता। एग्जाम्पल, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। ओके, इसमें कॉमा नहीं आया, बस जानकारी दिया गया कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट, आई ऑफन गो टू मुंबई। मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको ब्रैकेट में दिया गया विच, यानी कि मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ। मुंबई भारत की वाणिज्यिक या फिर व्यावसायिक राजधानी है। तो इसका क्या होगा? आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मुंबई की जगह क्या यूज हो गया? विच।
ओके, जैसे कि प्रोनाउन यूज होता है किसी नेम के जगह पे, जैसे कि मैं कहूँगी राम इज अ गुड बॉय, तो अगर हम राम का नाम नहीं लगाएंगे और उसकी जगह प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या होगा, ही इज अ गुड बॉय। ठीक उसी तरह यहाँ पे मुंबई की जगह क्या आया है, विच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, विच कब यूज होता है, अभी मैंने आपको बताया था थिंग और प्लेस पे, तो मुंबई एक प्लेस है जहाँ पे विच यूज हुआ है। मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ, ये आपका सेम लाइन है, आई ऑफन गो टू मुंबई, जो भारत की कमर्शियल राजधानी है। तो यहाँ पे बस नाम की जगह क्या यूज हुआ है, मुंबई की जगह पे विच, इसलिए मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ आए कि किसके जगह पे ये यूज किया गया है। ओके, तो मुंबई की जगह क्या यूज हुआ है, विच, बाकी सारे सेंटेंस सेम है। विच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में जो भारत की कमर्शियल राजधानी है। ओके, हम हिंदी में ऐसे ही तो बोलते हैं ना, अगर हम नाम यूज नहीं करते तो मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ जो भारत की कमर्शियल राजधानी है। ठीक इसी तरह। ओके, तो यहाँ विच मुंबई के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो क्या है, भारतीय कमर्शियल राजधानी है, मतलब मुंबई कैसी है, कमर्शियल कैपिटल है। अब मैं यहाँ बॉक्स में देख लीजिए, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, विच कब यूज होता है, अगर वो थिंग या प्लेस हो, तो यहाँ पे मुंबई प्लेस है और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और यहाँ पे कॉमा भी लगा है। ओके, सेकेंड, माई मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग, सी कुक्स वेरी वेल, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिया गया है हु, मेरी माँ कुकिंग पर एक टीवी शो होस्ट करने जा रही है, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, माई मदर, यानी कि मेरी माँ जो बहुत अच्छा खाना बनाती, तो जो के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, हु, है ना। हु, यहाँ पे मदर कौन है, पर्सन है, तो मैंने आपको बताया था एज ए सब्जेक्ट, अगर पर्सन होगा और वो सब्जेक्ट है तो क्या यूज होगा, हु यूज होगा। ओके, मतलब वो पर्सन है, तो यहाँ पे शी की जगह क्या यूज होगा, हु कुक्स वेरी वेल, इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। यहाँ पे देखो माई मदर के बाद कॉमा लगा, बाकी जो लास्ट वाली लाइन थी वो पहले आ गई, सी कुक्स वेरी वेल की जगह क्या आ गया, हु कुक्स वेरी वेल, और बाकी का सेम लाइन है, इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग, यानी कि मेरी माँ जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो यहाँ पे जो के लिए क्या यूज हो गया, हु कुक्स वेरी वेल, कुकिंग पर एक टीवी शो होस्ट करने वाली है, इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। ओके, तो यहाँ पे हु माई मदर के बारे में बता रहा है। ओके, क्योंकि मदर कौन है, एक पर्सन है, सब्जेक्ट है, मतलब माँ कैसी है, जो अच्छी कुकिंग करती है, तो यहाँ पे जो के लिए क्या यूज हुआ है, हु। हु, हु कि कब यूज होता है, अगर वो पर्सन हो और सब्जेक्ट हो, तो मदर हमारा क्या है, पर्सन भी है और सब्जेक्ट भी। ओके, थर्ड, दिस स्पोर्ट्स पर्सन्स आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, देयर परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट, ब्रैकेट में आपको दिया गया है हुज, ये खिलाड़ी राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। तो इसका क्या होगा, दिस स्पोर्ट्स पर्सन हुज परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, ये खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देयर की जगह क्या यूज हुआ है, हुज आपका क्या है, पोजीशन, यानी कि किसका, तो यहाँ पे किसका, किसका परफॉर्मेंस, तो स्पोर्ट्स पर्सन का। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हुज, यानी कि हुज परफॉर्मेंस, जिनका प्रदर्शन, तो किनका प्रदर्शन, स्पोर्ट्स पर्सन का, है ना, क्योंकि यहाँ पे किसका हो रहा है, यहाँ पे आपका पोजीशन है, यानी हुज यानी किसका, तो किसका, स्पोर्ट्स पर्सन का, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, हुज। ओके, जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। ओके, फोर, लैंचो प्रेड टू गॉड, हिज आईज सी इन टू अवर माइंड्स, आपको ब्रैकेट में दिए गए हुस, लैंचो ने भगवान से प्रार्थना की, उनकी आंखें हमारे मन की बातें देख लेती हैं। ओके, लैंचो प्रेड टू गॉड हुज आईज सी इन टू अवर माइंड्स, लैंचो ने भगवान से प्रार्थना की जिनकी आंखें हमारे मन में देखती है। ओके, तो हुज यहाँ क्या है, गॉड के बारे में बता रहा है, मतलब गॉड की आईज क्या सब कुछ देखती हैं। हुज यहाँ पे क्या है, पोजीशन है, यानी कि किसका,
यानी कि किसकी आंखें, तो गॉड की आंखें, तो उनकी जगह पे क्या होगा, हुज आइज, यानी कि जिनकी आंखें। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हर जगह पे प्रोनाउन के जगह पे आपको ये यूज किया गया है, जैसे कि हिज की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, हुज। ओके, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। हिज आइज की जगह क्या हो गया, हुज आइज। तो आपने प्रोनाउन की जगह पे यूज किया है ना, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ओके, आप सेंटेंस में प्रोनाउन ढूंढ सकते हैं और उस तरीके से प्रोनाउन की जगह पे आपका ये आएगा। फिफ्थ, दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम, आपको ब्रैकेट में दिया गया होम। इस आदमी ने मुझे धोखा दिया, मैंने उस पर भरोसा किया था। ओके, तो इसको क्या होगा, दिस मैन हुम आई ट्रस्टेड चीटेड मी, यानी कि इस आदमी ने जिस पर मैंने भरोसा किया मुझे धोखा दिया। यहाँ पे हुम क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया था। ओके, हुम एज क्या है, पर्सन, बट एज अ ऑब्जेक्ट, मतलब मैंने किस पर ट्रस्ट किया, उस आदमी पर या जिस पर मैंने भरोसा किया। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हिम के जगह पे हुम। देखिए हुम भी आपका क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की जगह पे क्या यूज हुआ है, हुम। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, आपको प्रोनाउन की जगह पे यूज करना है। ओके, मैंने हाईलाइट कर दिया है। Sometimes the relative pronoun in relative clause remains hidden. For example, look at the first sentence of the story. कभी कभी रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन छिपा रहता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। उदाहरण के लिए कहानी का पहला वाक्य देखिए। ए, द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। वह घर पूरी घाटी में एकमात्र एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। सेंटेंस एज वी कैन रीराइट दिस, हम इस वाक्य को इस तरह से दोबारा लिख सकते हैं। बी, द हाउस विच वॉज द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो देखिए वह घर जो पूरी घाटी में एकमात्र था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इन इन ए द रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड द वर्ब वॉज आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि ए में रिलेटिव प्रोनाउन विच और वर्ब वॉज मौजूद नहीं थे। तो ए वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन विच और जो वर्ब है वॉज, वो दोनों ए वाले में सेंटेंस में उपस्थित या मौजूद नहीं है, और वो बी वाले में है। ओके, यहाँ बी वाले सेंटेंस में मैंने हाईलाइट भी कर दिया, और आप देख सकते हैं कि ए वाले सेंटेंस में विच और वॉज नहीं है। ओके।